हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीजी ज्ञान क्लासेस में। दोस्तों, शाम के बज गए हैं 5 और समय हो गया हमारे जनरल नॉलेज क्लास का। तो सभी लोग अभी तक जो भी हमारे सेशन से नहीं जुड़े हैं, जल्दी से हमारे सेशन से जुड़िए और हमारे इस करंट अफेयर सेशन को लाइव लीजिए। तो जल्दी से जुड़िए और हम लोग डिस्कस करेंगे। आज बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये हमारा आज का करंट अफेयर है। अभी तक आप लोगों ने हमारी करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से हमारे करंट अफेयर क्लास को देख लीजिए। और शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नागपट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? नागपट्टनम पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु इसका सही जवाब है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि कर्नाटक में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो आप बोलोगे कैंपेगौड़ा। ठीक है, ठीक है। अब अगर यूपी के बारे में पूछेगा तो यूपी में कौन सा इंपॉर्टेंट है? एक नया बना है कुशीनगर एयरपोर्ट। फिर एक और है लाल बहादुर शास्त्री। तो ये दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी कंसिस्ट ओनली ऑफ लोकसभा मेंबर्स? निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में केवल लोकसभा सदस्य होते हैं? ये अच्छा सवाल है, सभी लोग समझ बूझ कर आंसर कीजिएगा इसका। ऑप्शन है डिपार्टमेंटल कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी या फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट कीजिए और जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए अपने समय पे। रोज़ हमारी 5 बजे वाली क्लास बिल्कुल टाइम पे होती है, सभी लोग लाइव पे आ जाया कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, अब एस्टीमेट कमेटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो 30 मेंबर होते हैं, याद रखिएगा। अगर पूछेंगे मेंबर्स के बारे में तो 30 मेंबर होते हैं और इसका कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस म्यूनसिपैलिटीज इन विच आर्टिकल? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने म्यूनसिपैलिटीज़ को किस अनुच्छेद में पेश किया है? ये अनुच्छेद होगा, ठीक है, अनुच्छेद में पेश किया है। ऑप्शन है 243 पी 2243 जेड ई ए बी सी डी। सारा ऑप्शन दिया हुआ है, सभी लोग सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, इससे मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट कीजिए, वेट कर रहा हूँ मैं सभी के कमेंट का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। अब ये जान लीजिए दोस्तों, म्यूनसिपैलिटी और 74वां संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस पार्ट में आता है? तो पार्ट 9A में आता है। ठीक है, पार्ट 9 कौन सा है? तो 73rd वाला पार्ट 9 है, याद रखिएगा। पार्ट 9 73rd और पार्ट 74 अमेंडमेंट पार्ट 9A। ठीक है, अब अगर आपसे पूछता है इस एक्ट को और क्या एक्ट बोलते हैं, तो इस एक्ट को हम लोग म्यूनसिपैलिटी एक्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और अगर नगर पालिका एक्ट, म्यूनसिपैलिटी नहीं, नगर पालिका एक्ट। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछेगा नगर पालिका एक्ट किसको बोलते हैं तो आप लोग बोलोगे ये 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, नगर पालिका। चलिए ये तो हो गया। अब और थोड़ा जान लेते हैं, ये नगर पालिका एक्ट कब आया? सभी लोग बताइए दोस्तों। ये 1992 में आया था। ठीक है, और लागू कब से हुआ? तो लागू हुआ 1 जून 1993 से, याद रखिएगा। ये डेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर गॉट नोबेल प्राइज? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन है 1998, 1990, 1994 या फिर 1983। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, कमेंट कीजिए सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, अब ये तो हो गया नोबेल प्राइज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के बारे में। अगर मैं पूछूं रविंद्रनाथ टैगोर जी को कब मिला था, तो सभी लोग का उत्तर अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में मिला था। ठीक है, ये डेट याद रखना है, जो भी मैं बता रहा हूँ सबका डेट याद रखोगे आप। 1968 में किसको मिला? तो 1968 में
हरगोविंद खुराना को मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है। ये 1968 हो गया। अब 1993 हो गया, चलिए 83 भी हो गया। अब एक और है 1979। बताइए 1979 में किसको मिला? तो 1979 में मदर टेरेसा को मिला, याद रखिएगा, मदर टेरेसा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मानंद शिवयोगी स्टार्टेड आनंद महासभा इन विच ईयर? ब्रह्मानंद शिवयोगी ने आनंद महासभा की शुरुआत किस वर्ष में की थी? ऑप्शन है 1916, 1915, 1900, फिर वापस से 16, कोई बात नहीं, और 1918। तो सभी लोग कमेंट करके उत्तर दीजिए। सभी लोग उत्तर देंगे, सभी लोग उत्तर दीजिए। नमस्कार सभी को, सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाइए और इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1918। 1918 में ब्रह्मानंद शिवयोगी ने आनंद महासभा की शुरुआत की। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब 1918 में और क्या हुआ था? तो दोस्तों 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था। ठीक है, जो भी हो स्पेलिंग आप देख लेना, अहमदाबाद मिल आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन है द मॉस्क विथ हैंगिंग मॉस्क इन विच इंडियन सिटी? हैंगिंग मस्जिद वाली मस्जिद किस भारतीय शहर में है? तो आपको बताना है हैंगिंग मॉस्क कौन से सिटी में है। ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद या फिर कोलकाता। सभी लोग कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, एक और इसमें ऑप्शन जोड़ लीजिए, यही होगा उत्तर। ठीक है, अहमदाबाद। अहमदाबाद, ये आई थिंक मिस हो गया होगा एडिटर से। ठीक है, तो ये यही हो गया उत्तर, अहमदाबाद में ये हैंगिंग मस्जिद स्थित है। ये बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है वेयर इज़ द टॉम ऑफ इतमाद उद दौला? इतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ है? याद रखिएगा, इतमाद उद दौला के मकबरा के बारे में बताना है। ऑप्शन है ग्वालियर, आगरा, अहमदाबाद या फिर अजमेर। तो इसका तो इस क्वेश्चन का उत्तर सभी लोग जानते ही होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। अब आगरा में किसका मकबरा है? तो दोस्तों आगरा में तानसेन का मकबरा है, याद रखिएगा। सॉरी, ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। ठीक है, याद रखिएगा, तानसेन के बारे में भी पूछ लेता है। अब अगला सवाल है मित्र शक्ति एक्सरसाइज इज बिटवीन विच कंट्री? मित्र शक्ति एक्सरसाइज किस देश के बीच में होता है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया फ्रांस, इंडिया अमेरिका या फिर इंडिया श्रीलंका? मित्र शक्ति, मित्र याद रखिएगा, ये हिंदी वाला नाम लग रहा है ना, मित्र दोस्त भाई। तो यहाँ पे कोई भी हिंदी कंट्री है ही नहीं सिवाय एक के। तमिल अपनी हिंदी के जैसी जैसी नहीं है, थोड़ा मैंने कि सोच लो ना भाई। तो बस इंडिया एंड श्रीलंका, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि मालाबार एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में होता है? सभी लोग का क्या जवाब होगा मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें हमारा भारत पार्टिसिपेट करता है, अमेरिका पार्टिसिपेट करता है और एक जापान पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, याद रखिएगा मालाबार में, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब और पूछता हूँ, जैसे कि इंद्रधनुष के बारे में बताइए। इंद्रधनुष किसके बीच में होता है? इंद्रधनुष के बारे में बताइए सभी लोग। तो दोस्तों इंद्रधनुष होता है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, इंडिया एंड ब्रिटेन। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इंद्रधनुष और मालाबार हो गया इंडिया, अमेरिका, जापान, और इंद्रधनुष हो गया इंडिया एंड ब्रिटेन। अब अगर आपसे पूछा जाएगा ब्लू फ्लैग के बारे में, ब्लू फ्लैग किसके बीच होता है? ब्लू फ्लैग, तो दोस्तों ब्लू फ्लैग के बारे में क्या बताइएगा? इंडिया और इजराइल, याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया और इजराइल के बीच में ब्लू फ्लैग होता है। ये भी हो गया। अब अगर जिमेक्स के बारे में बोलेगा, जिमेक्स एक्सरसाइज किसके बीच में होता है? तो याद रखिएगा इंडिया, जे फॉर जापान। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक, जापान जिमेक्स। अब एक और पूछेगा रेड फ्लैग किसके बीच में होता है? तो दोस्तों रेड फ्लैग होता है इंडिया और अमेरिका के बीच। और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, तो जो मेरे से बन पड़ा मैंने किया, और भी दूसरे दिन अपन देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इस्टेब्लिश? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में, 1992 में, 1990 में या फिर 1991 में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। अब थोड़ा
ब्रीफ में जान लेते हैं। दोस्तों इसका स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों अब इसके चेयरमैन है HL दत्तू जी, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। HL दत्तू जी चेयरमैन हो गए और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ईजी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये 1992 में क्या हुआ, तो 1992 में क्या हुआ? 71st अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है। 1992 में 71st अमेंडमेंट एक्ट आया और इस एक्ट के तहत 8वीं शेड्यूल को, 8वां सूची को जोड़ा गया संविधान में। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इसमें 3 भाषा थी, एक थी कोंकणी, याद रखिएगा, एक थी कोंकणी, फिर थी मणिपुरी, और फिर एक थी आपकी नेपाली, ठीक है। तो 1992 में 71st अमेंडमेंट हुआ जिससे कि 8वां शेड्यूल जोड़ा गया, 8वां शेड्यूल में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। अब अगर ये पूछा जाएगा कि टोटल कितने लैंग्वेजेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दोस्तों टोटल 22 लैंग्वेज है, याद रखिएगा। और ये किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत है? तो ये 96 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के तहत है, ठीक है, हो गया। अब थोड़ा और जान लीजिए दोस्तों, 21st अमेंडमेंट एक्ट भी, ये 21st अमेंडमेंट एक्ट भी ये लैंग्वेज से रिलेटेड है और ये एक्ट आया था 1967 में। इसको आप लोग लिख लीजिए BDMS, B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, M फॉर मणिपुरी एंड S फॉर संथाली, ठीक है। मैथिली, सॉरी ये मैथिली होगा, मैथिली, तो आप ऐसे याद कर लोगे। B फॉर बोडो, या मैं लिख ही दे रहा हूँ, बोडो हो गया, D फॉर डोगरी हो गया, M फॉर मैथिली हो गया, S फॉर संथाली। चलिए ये आया कब, वापस से मैं लिख दे रहा हूँ, आया कब? 1967 में। कौन सा है अमेंडमेंट एक्ट? 21st अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत 3 लैंग्वेज आया, BDMS, B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, M फॉर मैथिली एंड S फॉर संथाली। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो इसका सही उत्तर बताइएगा सभी लोग जो भी हमारा इस क्लास देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखेगा, बहुत सारा जानकारी मैं एक क्लास में देता हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C, द प्रेसिडेंट, इसका सही जवाब है। अब ये प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल है? तो दोस्तों ये 52nd आर्टिकल है, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट, माने कि प्रेसिडेंट को पर अभियोग, महाभियोग कैसे चलाया जाता है, कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलाया जाता है। और अगर आपसे पूछेगा वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है, तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 63, ठीक है। सारा कुछ क्लियर हो रहा है। चलिए अब अगर प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछेगा, प्राइम मिनिस्टर का कौन सा आर्टिकल है, तो प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल है आर्टिकल 78। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन कॉल्ड एज केज्ड पैरोट? किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? ऑप्शन है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, या फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। अब CBI के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो जाने। तो दोस्तों CBI को सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, RTI से एग्जैम्प्ट कर रखा है, ठीक है। कोई भी आदमी CBI के कोई भी काम पर RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, नहीं लगा सकता है। और CBI का फॉर्मेशन 1941 को हुआ, ठीक है। और इसके जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल, वो डायरेक्टर जनरल कौन है? तो देख लीजिए, डायरेक्टर जनरल हैं आपके ऋषि कुमार शुक्ला, याद रखिएगा, ऋषि कुमार शुक्ला। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये सारा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कंडक्ट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन? कौन सी संवैधानिक संस्था राज्य विधान परिषद चुनाव आयोजित करती है? गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन? सभी लोग उत्तर दीजिए, सभी लोगों का कमेंट में देख रहा हूँ। उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। इसी को, यही राज्य में भी विधान परिषद चुनाव आयोजित कराती है। अब ये कौन से आर्टिकल के तहत है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324, याद रखिएगा,
आर्टिकल 324 के तहत है। अब ये सीजेआई के बारे में भी जान लीजिए। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। पहले इंडिया के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों इंडिया के बारे में थोड़ा, एक मिनट देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में जान लीजिए। तो इसका आर्टिकल है 1 to 8, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। और हाई कोर्ट के बारे में जान लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो इसका है 224A। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, वो मैं कवर कर दिया। तो दोस्तों आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और हमारा क्लास शेड्यूल है, आप सभी लोग, कोई एक सेशन में जुड़ता है तो कोई दूसरे में नहीं, कोई दूसरे में जुड़ता है तो कोई पहले में नहीं। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी सेशन में जुड़िए। ये हमारा क्लास शेड्यूल है, रोज़ हमारी क्लास होती है। हम लोग रोज़ आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हमारे सभी क्लास से जुड़कर हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।